में आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, इट इज अ गुड थिंग। ठीक है, सो मेंटेन करके चलो उसको। अपने को 30 इतना तो मतलब 40 से तो हम ट्राई करेंगे नीचे ना जाए, हमें आगे ही ट्राई करना है, लाइक 40 45 50 है ना। अपने कैटेगरी के हिसाब से हमें देखना है कि हमें इससे ज्यादा मार्क्स चाहिए, बट इम्प्रूवमेंट होना तुम्हारा स्टार्ट हो गया है, तो वो इम्प्रूवमेंट होगी अब, है ना। ठीक है, चलो चलिए। तुम सो क्या रहे हो आज के दिन? है एक्टिवनेस ही नहीं है तुम लोगों में, है? सुन रहे हो ना मेरी बातें? रविंदर जी, आवाज आ रही है? आर्यन, संदीप, सुमित, आ रही है आवाज? ठीक है बेटा, अब ना थोड़ा मैं अटेंडेंस लेना शुरू करूंगी। मैंने ना बीच में बहुत दिनों तक अटेंडेंस नहीं ली है तुम लोगों की। सो मैं, तुम में सिर्फ 20 ही बच्चे हैं, मुझे सिर्फ 4-5 मिनट ही लगेंगे लेने के। तो मैं अटेंडेंस आप लोगों की क्लास के बाद ही ले लूंगी। ठीक है, बहुत जरूरी है मेरे लिए मेंटेन करना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। राइट, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और देखो, क्वेश्चन नंबर जो 26 था, आपके पेपर में था, ये वाला था। सो इसमें अपने से क्या पूछा है? आदर्श थोड़ा टाइम पे बेटा, है ना, टाइम पे। हाँ, आपसे पूछा है इसमें, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन विल बी फास्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। तो तुम लोग सी और डी को तो तुमने एलिमिनेट कर ही लिया होगा कि सी और डी तो नहीं हो सकता है ना, ए और बी में ही कोई हो सकता है, यस और नो? ये तो तुमने देख ही समझ ही लिया होगा इस क्वेश्चन को देख के, राइट। हमें ये देखना है कि किस केस में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ए वाले में या फिर बी वाले में। ठीक है, अब देखो दोनों में ही रेजोनेंस हो रही है, बट जो फर्स्ट वाले हैं, जो फर्स्ट वाला है ए ऑप्शन ना, उसमें दोनों ही फिनाइल रिंग क्या कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने में लगी हुई है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये प्राइमरी भी है ना, अगर मैं इससे कंपेयर करूं, और उसको एक फिनाइल रिंग कर रही है स्टेबलाइज, राइट। फिर वो पीछे से जो है कंजुकेशन में जा रहा है इस तरीके से, दिख रहा है आपको? तो यानी कि अगर मुझे ए और बी में से डिसाइड करना है, सो विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ए वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें दो फिनाइल रिंग एक साथ जो है इसको स्टेबलाइज कर रही है, राइट। सो ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है जी। मैम, हाँ सिमरन बोलो। मैम इसमें एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुकेशन तो नहीं देखेंगे? नहीं मेरा बेटा, मेरे को पता था किसी बच्चे ने मतलब हो सकता है देखा हो, बट नहीं, इसमें आप वो नहीं देखोगे। इसमें आप ए ऑप्शन में देखो, पहली बात तो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, पहली चीज तो यही आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ध्यान से देखो, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स, है ना। यहाँ पे दो फिनाइल रिंग इकट्ठे से स्टेबलाइज कर रहे हैं, और ये सेकेंडरी भी है, राइट। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चों ने धोखा खाया होगा, इसलिए मैंने ए और बी पे ही आप लोगों को डिस्कस किया है। ठीक है, सीओडी एलिमिनेट करना आसान है, और इसमें ये चीज है। ठीक है, ओके ये मैम। थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अपना क्रॉस और कंजुगेशन और एक्सटेंडेड वाला क्या केस है, एक मेरे को एग्जांपल ध्यान में आ रहा है, एक तो ये है आप लोगों का, और एक ये है, कैन यू सी दैट? यहाँ पे बोथ कार्बोकेटाइन आर सेकेंडरी, दिख रहा है, ये दो कार्बन से जुड़ा है, ये भी दो कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बोकेटाइन को, इधर देखो,
यहाँ से ये भी स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी स्टेबलाइज कर रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आपकी एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों सेकेंडरी हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे ये सेकेंडरी वाला है और ये आपका क्या है, प्राइमरी वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन देखो, किया था ये वाला, एनओ वाला, ये वाला करना था अपने को, ये वाला करना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ये अपने को करना चाहिए था। तो एनओ के बारे में क्या बातें सही हैं वो मैं बता रही हूँ। जब एनओ जो है आयनाइज्ड होगा एनओ प्लस में, तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा पाई स्टार 2p ऑर्बिटल से। तो इसमें ध्यान से देखो हो क्या रहा है। देखो इसका क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो 15 और 14 इलेक्ट्रॉन का अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। क्या तुम्हें N2 की कॉन्फ़िगरेशन आती है लिखने? हाँ मैम हमें आती है, राइट। सो बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे NO की लिखो, क्योंकि NO प्लस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पहले NO की कर रही हूँ। और जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं तो कौन सी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉलो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सोना नहीं प्लीज, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, है ना, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो 15th इलेक्ट्रॉन मेरा पाई स्टार 2p वाली ऑर्बिटल में आ रहा है। और जब आप NO प्लस पे जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से रिमूव होगा, पाई स्टार 2p से ही होगा। तो जो फर्स्ट वाला है वो ठीक है। और तुम अगर ऑप्शन में देखोगे ना, तो इस ऑप्शन पे बहुत तुम्हें ध्यान देने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए पेपर में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट सब में ही है, राइट, यानी कि फर्स्ट तो है ही करेक्ट। आगे देखते हैं, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है और NO प्लस का 3 है, बिल्कुल ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन जहां पे हैं वो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। और अगर मैं 15 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 0.5 कम कर देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है ना। तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। अब वो कह रहे हैं NO प्लस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। आप लोगों को पता है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, यस और नो? बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात तो गलत हो गई ना, NO का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो थर्ड तो हमारा ठीक नहीं है, तो यानी कि ये भी गलत, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, हमारा ए ही ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जो NO मॉलिक्यूल है सिमिलर टू O2 नेगेटिव इन ऑल रिस्पेक्ट। नहीं भाई, देखना एक बार, NO में 15 इलेक्ट्रॉन है, O2 नेगेटिव में 16 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली बात तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही नहीं है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैसे सेम होगा? तो हर रिस्पेक्ट में तो ये सिमिलर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डन है, बताओ। यस ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ सुमित बोलो। मैम मेरा डाउट था जो इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम है जो मतलब, तो इसमें पहले 2πz पहले आता है 2πy, तो आप मतलब 2pz या 2py? इस वाले में जो ये मैंने सिग्मा 2pz लिखा आगे, इसमें हम बता देते एक बार किस किस में आता है। ऑक्सीजन देख, और नाइट्रोजन में अलग अलग होता है ना? देखो पहली बात तो ये NO है, ठीक है। जो आप वो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, पहली बात है वो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई थी वो होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक स्पीसीज के लिए ही डिटरमाइन की गई थी, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में है। बट इनको हम हिट्रो डाइएटॉमिक के लिए भी यूज कर सकते हो। एक्सेप्शन है CO के लिए, दैट इज सम डिफरेंट केस होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो NO में 15 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 15 इलेक्ट्रॉन में मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा है, तो ये वाली सीरीज फॉलो होती है। और जब इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते हैं, जो 14 या 14 से कम, इसमें फिर वो तुम्हारा आ जाता है N2 आ जाता है, B2 आ जाता है, C2 आ जाता है, ये आ जाता है। तो उसमें कुछ नहीं होता,
बस ये पाई 2px वाला पहले आ जाता है, सिग्मा 2pz यहाँ पे चला जाता है, ये डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है मैम। ध्यान रखिएगा। देखो अगर तुम्हारा क्वेश्चन इस हिसाब से आया, रिमूव करना पड़ रहा है या ऐड करना पड़ रहा है, उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी ही चाहिए, मतलब याद करके रखो इसको, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल मैग्नेटिक बिहेवियर से क्वेश्चन आ रहा है कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, या फिर सिंपल आ रहा है जैसे ये सेकंड ऑप्शन है, तो इसमें तुम ट्रिक से जा सकते हो, लेकिन ट्रिक के भरोसे मत रहना, वो एग्जामिनर को भी पता चल चुका है बच्चों को आती है ट्रिक। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें आनी ही चाहिए, क्या पता वो सवाल जो पूछ ले वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड पूछ ले, ठीक है। तो हर एक बच्चा केमिकल बॉन्डिंग तो पहले कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैं आ रही हूँ घर, आ रही हूँ घर, तुम अभी आए हो क्या? ये देखो, चलो कोई नहीं, बता देती हूँ, जल्दी टाइम पे आया करो भाई, 15 मिनट पहुंचो, तुम बीटेक में जाओ, तुम 3 मिनट लेट हो तो क्लास में एंट्री मिल गई तो तुम लोगों को यहाँ पे लेट आते हो तुम, है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो केमिकल बॉन्डिंग पहली बात है कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, अगर किसी ने नहीं वैसे पढ़ लिया है मेरे ख्याल से तुम्हारे बैच में तो, बट स्टिल किसी का अभी भी लग रहा है यार हम तो नहीं करके जाए, मैं सही बता रही हूँ, तुम अपने नंबर गवाओगे, 8 नंबर बन रहे हैं तुम्हारे इस चैप्टर से। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन फिक्स है तुम्हारा VSEPR हाइब्रिडाइजेशन से ही आएगा, पक्का आएगा, 200% आएगा, और दूसरा क्वेश्चन MOT भी दे सकता है, वो डायपोल मोमेंट से भी दे सकता है, पजांस रूल से भी दे सकता है, ठीक है। पजांस रूल से चांसेस कम है टू बी ऑनेस्ट, बट यस दे सकता है। तो प्लीज इसको पढ़ लेना, और मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी, MOT को NCERT से जरूर पढ़ लेना, उसमें जो आपको ये दिखा रखा है ना डायग्राम के थ्रू कि बॉन्डिंग वाला कैसे बना, एंटी बॉन्डिंग वाला कैसे बना, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर तो कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा, कोई भी नहीं, अगर आप कहते हो मेरी 11th वीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये चैप्टर कोई नहीं छोड़ेगा। टाइम दो, 5 दिन देने तुम्हारी मर्जी है, 6 दिन देने तुम्हारी मर्जी है, बट इस चैप्टर को पढ़ के जाओ, नंबर यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, फॉर श्योर है, ठीक है। चलो हाँ, तो गर्व कह रहा था मैम 4th वाला समझ नहीं आया। देखो NO मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू O2 नेगेटिव इन ऑल रिस्पेक्ट, इसमें क्या करना है अपने को, देखो NO में 15 इलेक्ट्रॉन है अगर, और O2 नेगेटिव में 16 है, तो पहली बात है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा, राइट। तो ये कह रहे हैं सिमिलर, अगर ये बोलता ना क्या बोलते हैं नोट सिमिलर तो ठीक होता, बट इसने बोला सिमिलर टू O2 नेगेटिव, तो कहीं से भी भाई कुछ चीज इसकी मैच नहीं हो रही है, बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर भी इसका सेम नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो इसका 4th वाला गलत है, राइट। सो ये ऑप्शन आपका होगा। हाँ, एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं, अगर मान लो इस तरीके से स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए, मान लो तुम्हें 4 में से 3 ही स्टेटमेंट का पता है, या 5 में से 4 ही स्टेटमेंट का पता है, तो भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो, तो भी आराम से बना सकते हो, थोड़ा बस ध्यान से देखना सवाल को, क्या पता ऑप्शन एलिमिनेशन से कर जाओ। अगर मान लेते हैं, गर्व की बात लो, ऐसे बहुत सारे बच्चे मान लो हैं जिनको 4th वाला पता ही नहीं चला, राइट, तो फिर भी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से, बताओ, क्योंकि यू आर श्योर ना कि सेकंड वाला तो है ही है करेक्ट, अगर है और आपको ये भी पता है थर्ड वाला, अगर किसी को सेकंड का पता है तो उसको थर्ड का भी पता है, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन, कैनिजारो, विशाल कर लिया था ये वाला, यस मैम। क्या आएगा, मैम बी लगा के आया था। लास्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? सेकंड वाला। हाँ, जिन बच्चों की मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी, कितने क्वेश्चन आए हुए थे उस एक्स्ट्रा क्लास से कम 4 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ नेम रिएक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम लोग अपने नंबर बहुत घटा लोगे। तो यहाँ पे क्या है, आपका कंसिडरेटेड NaOH है, यहाँ पे क्या है, ये कार्बोनिल है कंपाउंड, मतलब क्या बोलते हैं CO कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी एल्डिहाइड है लेकिन हमारा,
राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने हैं, ये कौन सी रिएक्शन आपकी, कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो अब इसमें क्या है एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है और एक ऐसा है जिसका रिडक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन को देख लो तुम ध्यान से। अब एल्डिहाइड क्या है बच्चों, ज्यादा रिएक्टिव है, क्या कहते हो, और ये वाली स्पीसीज कम रिएक्टिव है। और वैसे भी पता है तुम्हें कीटोन का तो ऑक्सीडेशन वैसे भी नहीं होता। तो इस स्पीसीज का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। दिख रहा है, बोलो भाई क्या कहते हो। इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन है, याद आ रही है तुम लोगों को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। सिमरन ये हुआ था। नो मैम। तो आप लोग लिखते जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि देखो भाई मैंने, अगर मैं जब बोलती हूँ आप लोगों को कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो मतलब वो आपको करनी है, और वो आप शॉर्ट नोट से कभी भी नहीं कर सकते। ये शॉर्ट नोट्स के भाई केमिस्ट्री में भरोसे मत रहना, केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स के भरोसे मत रहना, कुछ काम ज्यादा नहीं आएगा। इस काम आएगा तब आएगा जब तुम्हारे पेपर में बहुत कम दिन रह गए हैं। अभी अपने नोट्स से पढ़ो यार, क्यों बनवा रखे हैं नोट्स, ठीक है। ठीक है चलो। नहीं बेटा, थर्ड वाला बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ध्यान रखना। दिस इज इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। अगर तुम ऑप्शन को देख लोगे तो, और सेम क्वेश्चन, जरा अपनी वो उठाओ क्लास नोट्स, मैंने सेम एग्जांपल ये करवाया तुम लोगों को, सेम। नहीं करवाया तो बताना, ये सेम एग्जांपल तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है। चलो आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखा था, चलो अच्छी बात है, देखा था तो अब गलत मत करना। X ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स्ड इन 69 ग्राम ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये तो कर लिया होगा, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कितना वाटर जो है, कितने ग्राम वाटर मिक्स होगा इन 69 ग्राम ऑफ इथेनॉल, एक्स बताना है। तो कर लोगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी। तो ये आपको दिया ही हुआ है। ये क्या हो जाएगा, गिवन मास, और मोलर मास क्या होता है इथेनॉल का, 46 होता है, याद भी रख लो नहीं तो निकाल लेना। और वाटर के क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ से x ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से सोल्व हो जाएगा x, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। बिल्कुल आते हैं भाई, जेई में क्या 25 के 25 डिफिकल्ट आएंगे क्या केमिस्ट्री में सवाल हैं। जब तुम 2024 का पेपर खोल के देखोगे ना और 25 का, तुम्हें ऐसे इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो मोल कॉन्सेप्ट अभी अपना पेंडिंग है, अपना हुआ नहीं है, 11 जनवरी के बाद लगानी पड़ेंगी मेरे को क्लासेस तुम लोगों की। चलो आओ, पीर बख्श वगैरह आज तो बहुत कम, 3 बच्चे नहीं है यहाँ पे। चलो चलती हूँ। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर, क्या बोलते हैं, जेई मेंस, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी है। कम से कम यार ये एक्सक्यूज मत देना मैम पी ब्लॉक हमसे नहीं होता। अगर तुम अभी पी ब्लॉक नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर जब ये पूरा पी ब्लॉक आता ना जेई में, तुम्हारे तो होश ही उड़ जाते हैं, मैं सही बता रही हूँ। अगर तुम सिर्फ इतना पी ब्लॉक नहीं कर पा रहे हो जितना मैंने करवाया, फिर क्या करोगे तुम लोग। तो डोंट एक्सक्यूज मी कि मेरे को पी ब्लॉक नहीं आता, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। यहाँ पे पी ब्लॉक उतना कर लो जितना मैंने करवाया, उससे बाहर नहीं आएगा। अबाउट द, अब क्या बताना है, ग्रुप 15, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखो, इधर बॉन्ड एंगल जो है ना, मैं पूरा डिटेल में समझा रही हूँ, इधर से एक बार रिवाइज भी कर लो। बॉन्ड एंगल NH3 का ज्यादा होता है PS3 से ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लोन पेयर रिपल्शन। दिस इज रोंग, दिस इज रोंग। क्यों, मतलब ये बात ठीक है, बट ये लिखा हुआ ना स्ट्रॉन्ग लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होती है, ये गलत है। क्यों, इधर आना एक बार। अमोनिया हमारा ऐसा होता है, बताओ एक बार, ठीक है। इसको आप ड्रैगोज रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मेंस में ड्रैगोज रूल इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है।
बाकी इसको किस बेसिस पे करोगे एक्सप्लेन, इधर आना। हमें पता है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से, यस और नो। तो ये क्या करेगा, जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, यस और नो। हाँ मैम। तो जब ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तो हो रही है रिपल्शन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन हो रही है। तो रिपल्शन के कारण एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू pH3, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो इतना नहीं खींच पाएगा जितना नाइट्रोजन खींच पाएगा। इसीलिए जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होता है ग्रुप 15 हाइड्राइड्स में NH3 का सबसे ज्यादा होता है, फिर फोस्फीन का होता है, फिर आर्सेनिक का होता है, फिर आपका एंटीमनी का होता है, और फिर किसका होता है, बिस्मथ का होता है। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होता है। लेकिन लोन पेयर रिपल्शन क्या है इसका, गलत है। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ये लिखा होना चाहिए था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है। तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन जो है गलत है। तो ए वाला तो गलत है, तो हमारा वैसे क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आ चुका है। बाकी देखो BiH3 हैज लोवेस्ट बेसिसिटी अमंग द ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। ये बिल्कुल ठीक है। जो बेसिसिटी का बच्चों ऑर्डर होता है वो ये होता है, अमोनिया का सबसे ज्यादा, फिर फोस्फीन का, फिर आर्सिन का, एंटीमनी वाले का, और फिर बिस्मथ का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया था लोन पेयर तो है लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो जो लोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो छोटे से एरिया में ही क्या रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, राइट। तो डोनर एबिलिटी जो है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाकी सब, फॉस्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो NH3 जो है यहाँ पे अच्छा जो है वो बेस है। ठीक है, सो ये इसका जो है आप रीजन, इसका ये रीजन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो BiH3 वाला यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये तो गलत है क्योंकि नीचे जाते वक्त क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है, हाइड्रोजन छोटू बिस्मथ बड़ा, बॉन्ड वीक, जल्दी टूटेगा, तो ये गलत है। फिर वो कह रहे हैं कोवलेंट रेडियस जो है सेंट्रल एटम, ये बिल्कुल ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने वाला है इनका तो बढ़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कर लोगे, करना ही पड़ेगा। 15th को इतने ग्रुप है आपने, 15 to 18 ही तो कराया है मैंने, 13 14 तो अभी कराया है नहीं। पीर बख्श बहुत लेट आए हो आज, तो अभी 13 14 को तो छोड़ो, वो तो अभी मैंने कराया नहीं, तो मैं उसके क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि तुम लोग करोगे। 15 to 18 वाला तो आपको करना ही है यार, दिन का 3 घंटा दे दो, कर लोगे, इतना चैप्टर है। आइए, चलो ये क्वेश्चन आंचल आपने किया था कि ये क्वेश्चन गलत हो गया था? बाकी बताओ किसी का सही हुआ था ये क्वेश्चन? रॉन्ग हो गया था यार, क्यों? गर्व हो गया था सिमरन, बाकी मोस्टली सबका गलत ही हुआ था। पीर बख्श ये क्यों नहीं किया? मैम गलत हो गया था। ऐसे मत करो। रिंग एक्सपेंशन वाला तुम्हें जो M03 वाले बच्चे हैं, कितने सारे एग्जांपल्स तुम्हें लोगों को लिखवा रखे हैं नोट्स में, तो करो ना उसको। अगर ऐसी क्वेश्चन में गलती होती है तो आओ देखो। वैसे ये इजी क्वेश्चन में मैं इसको काउंट नहीं करूंगी, राइट। अच्छा सवाल था, देखना एक बार। सबसे पहले ये तो समझ गए होगे, पानी बनेगा और बाहर निकलेगा, है ना। मैं नीचे करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, राइट। अब देखो, अब ये तो तुम्हें पता ही है, रिंग तो इसमें एक्सपैंड होगी होगी क्योंकि 4 मेंबर रिंग स्टेबल तो नहीं होती है, राइट। तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट लग गया होगा कि बी और डी तो होगा, बट वो होगा कैसे, अब देखो। अब यहाँ पे तो आप रिंग एक्सपैंड नहीं करा सकते हो, रिंग एक्सपैंड के लिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ होना चाहिए, पहली चीज। अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन बनाया है, दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं
देखना एक बार, तो कार्बोकेटाइन मेरा यहाँ पे बन जाएगा, विच इज सेकेंडरी मोर स्टेबल, है ना। पहले बताओ इतना सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है रविंदर, सौम्या, आंचल, अगर तुम लोगों ने रिंग एक्सपैंड वाली चीज नहीं की है तो मैं इसमें आप लोगों को बता देती हूँ। आओ इधर देखो, होता क्या है बच्चों, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन को 1 दो, 1 के साथ वाला कोई भी उठा लो, ये दोनों ही बराबर हैं, ये उठा लिया मैंने, ये 2 हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, रिंग एक्सपैंड करानी है, क्योंकि 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है, 4 से ज्यादा 5 होती है। तो अगर 4 से ज्यादा 5 मतलब 4 से 5 में बन रहा है, 5 से 6 में बन रहा है, तो वहां पे हम रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स में ऐसे करके दिखाया होता है, लेकिन इसका मतलब होता क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर देखना, वो इस तरीके से होगा। ठीक है, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करवाना है। इस क्वेश्चन में नहीं, जहां जहां पे आप रिंग एक्सपेंड कराओगे ऐसे ही करना है, 1 2 नाम दो, नंबरिंग दो, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक कराओ, और 2 पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसका बॉन्ड बनाना है पॉजिटिव के साथ। तो देखना इसको एक बार मैं बनाती हूँ, इधर देखो एक बार सारे, टू और पॉजिटिव का यही बनेगा, ध्यान से देखो, सबको दिख रहा है, इसका और इसका, ये देखो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, जब ये बॉन्ड टूटा तो 1 पे पॉजिटिव आएगा, ध्यान से देखें सारे बच्चे। ठीक है, तो ये कितनी मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 बन गई। चलो बना लेते हैं इसको, अपनी तरफ से नंबरिंग कर दो, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, 2 पे पॉजिटिव है और 1 पे मिथाइल है। इतना समझ में आया तुम लोगों को? अब क्या हीट है तो मतलब एल्कीन बनेगी ना, लो बना दी एल्कीन। एल्कीन भी कौन सी बनानी है अपने को, स्टेबल वाली बनानी है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो अपने को फिर वहां पे ध्यान रखनी होती है पेपर में। ये बन गया, तो हमारा ये बना है, अभी ए बना है। अब इसके बाद तुम्हें आता है ओजोनोलिसिस करानी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करानी है, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्या होगा देखना। बन गया ना, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ जी बोलिए पीर बख्श। मैम इसमें 6 मेंबर क्यों नहीं बने? कहाँ से बना रहे हो तुम 6 मेंबर, पहले तो मेरे को ये बताओ कहाँ से बना रहे हो, ये वाला एक्सपेंड करा रहे हो? यस मैम। नहीं, 4 से 5 बनाओगे। ठीक है, अगर 5 से 6 बना रही है, 5 से 6 बन रही है तो 6 बनाओगे, बट 4 से डायरेक्ट 6 नहीं बनेगी, ये याद रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने तुम लोगों को ना कुछ कुछ केसेस लिखवाए थे कि कहाँ पे रिंग एक्सपैंड होती है, कुछ 4-5 एग्जांपल्स कराए थे। एक तो जैसे ये एग्जांपल था, ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल था, राइट, देख रहे हो। तो यहाँ पे इस केस में रिंग एक्सपेंशन होगी, 2-3 और थे, तो एक बार उनको पढ़ लेना, काम में आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन तभी तुम्हारे पेपर में आएगा जब उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना है, समझ रहे हो। देखो नॉर्मल क्वेश्चन मुझे पता है तुम में से ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर लोगे, जो नेम रिएक्शन बेस्ड हैं या कोई जो बेसिक रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो सब कर लोगे, नंबर कटने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो अपना प्लीज लिख लो कहीं पे रिंग एक्सपेंशन वाले सवाल। ठीक है, H2SO4 होता तो भी यही होता, वो क्यों, वैसे तो वो हीटिंग देगा, मान लो नहीं दिया होता, उसने लिख दिया था कंसंट्रेटेड H2SO4, तो भी यही कराते। क्यों कराते, क्योंकि आगे उसने ओजोनोलिसिस दिया हुआ है, राइट, तो हमारी एल्कीन की फॉर्मेशन ही होती वहां पे। ठीक है, अगर मान लो ओजोनोलिसिस नहीं दिया होता, उसने HCl दिया होता, देन एल्कीन नहीं बनती, वहां पे Cl नेगेटिव का अटैक हो जाता, राइट।
तो क्वेश्चन को ही इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि ओजोनलिसिस करवाई है, यानी उससे पहले जो ए है वो एल्कीन बनेगी। हाँ विपक्ष। मैम ये कंटिन्यूटी के साथ चलेगा 3 से 4, 4 से 5 बनाना। किस में, रिंग में? यस मैम। नहीं देखो, 3 मेंबर्ड रिंग वाला आपका हाँ ऐसा आप समझ सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देगा पीरबक जिसमें आप 4 या 5 बार रिंग एक्सपैंड करा रहे हो, मेंस में तो वो नहीं देगा। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं बट एडवांस में आए हुए जहाँ पे 4 एक बार जो है आपको रिंग एक्सपैंड करवानी पड़ रही है। और जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो आपको पता चलता जाता है कि इससे स्टेबल बन सकती है। मान लो 3 से 4 बन रही है, 4 से 5 बन रही है ना, 5 से 6 बन रही है, तो उसमें पता चलता जाता है। बट अगर मैं मेंस की बात करूं, ज्यादा से ज्यादा वो 2 स्टेप करवा सकता है रिंग एक्सपेंशन का, उससे आगे नहीं जाएगा। तो उसकी टेंशन नहीं लो, जब तुम बनाने लगोगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा आगे किस तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड हो रहा है। ठीक है जी, चलूं आगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस? ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। सबसे पहले एनिलीन है, डाइएजोटाइजेशन, लो टेम्परेचर पे डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, फिर H3PO2 बेंजीन। गर्व तुम ना ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हो, पिछली बार भी तुमने ऐसा ही क्वेश्चन गलत किया था, तुम्हें नेम रिएक्शन पढ़ने की जरूरत है। बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनेगा। कौन सी रिएक्शन थी अपनी? डेटरमैन कोच रिएक्शन। अब तुम लोगों को अगर पता लग रहा है कि तुम नेम रिएक्शन से ही क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है। ये आपका डाइएजोटाइजेशन था, तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन है बेटा जहां ऑर्गेनिक में तुम लोगों के नंबर बहुत अच्छे से बनेंगे, तो ये क्वेश्चन तो मत ही गलत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन, ये तो बहुत आसान था। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, अरे CuCl, वो कह रहा है कि एनहाइड्रस AlCl3 ले लो या CuCl ले लो, कोई बात नहीं ना, तुम कंफ्यूज क्यों हो जाते हो देखते ही। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉर नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन में क्या होता है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। तो भाई साहब ये हाफ फिल्ड है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, गलत है। अक्रॉस ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, गलत है, बढ़ता है। कई बार क्या होता है ना गर्व या बाकी बच्चे, कई बार हम क्वेश्चन को ना बहुत अंदर तक जाके ये सोच लेते हैं कि पता नहीं कुछ ट्विस्ट ना दिया हो, लेकिन ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। जितना आप लोग पढ़ के गए हो ना और उतने से ही आता है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग ऑप्शन को देख लिया करो बस एक बार, ठीक है, घबराना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भाई गलत था यार पेपर में, इनको पूछना चाहिए था नोट एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इन्होंने पूछ लिया हैज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इसमें बोनस ले लेना मेरी तरफ से सारे बच्चे। ठीक है, कोई करके आया था क्या इस क्वेश्चन को? वैसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। BH3 लगा दिया था मैं। हाँ देखो, अपने ये सारे इलेक्ट्रोफाइल है ना, BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये नहीं है। और हालांकि आंसर की में यही दिया हुआ है तुम लोगों को, लेकिन उसको पूछना चाहिए था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। अगर आप लोगों को हो सकता है वहां पे ही समझ में आगा कि यार ये क्वेश्चन में एरर है कोई, तो एक आधा इक्का दुक्का मिल ही जाता है पेपर में। तो इसका ऑप्शन बी होगा अगर मैं इस स्टेटमेंट को चेंज कर दूं कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और गलत नहीं करो, ठीक है, क्योंकि अपना ये सारे इलेक्ट्रोफाइल है ना, पता ही है हमें तो, है ना, सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BH3 तो तुम्हें पता ही है 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी देखो कार्बोकेटायन में ये इसके पास भी वेकेंट पी ऑर्बिटल है, और NO2+ तो तुम्हें पता ही है होता है, यही तो कराते हैं हमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, राइट।
मैम जल्दी में मैम दूसरा क्वेश्चन नहीं देखे। हाँ हो सकता है। हाँ जी। मैम इस क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पूछा है, जो कि बी ए तो है होगा ना। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, कान में थोड़ा सुना करो। मैं कह रही हूँ क्वेश्चन में गड़बड़ थी यहाँ पे। क्वेश्चन में पूछा था तुमसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जबकि ए सी डी आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, जबकि उनको पूछना चाहिए था नोट एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कौन नहीं है, क्योंकि जो ये H3O प्लस है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं। हाँ पॉजिटिव चार्ज है, बट इसके पास ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है ये। राइट, ध्यान रखिएगा इसकी। चलिए आइए, तो ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, +5 कर लेना अगर गलत हुआ है तो, नहीं किया तो फिर कोई नंबर नहीं है। ठीक है, चलो आओ। चले ना, एडवांस में थोड़ी ना पूछेंगे यार ये वाला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो भाई, टेट्राहेड्रल पहली बात है, ये तो ऑक्टाहेड्रल ना, इसको तो गोली मारो। अपने को टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक बताना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा, है ना। sp3 है ये, टेट्राहेड्रल है, डायमैग्नेटिक है। इसमें क्या है, DsP2 है, डायमैग्नेटिक है, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर है। और ये आपका क्या है, D8 है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है। ये कितने बच्चों को गलत हुआ था? सबका ठीक हुआ, 19 के 19 बच्चों का। करना हैंड रेस, किसका सही हुआ है, हैंड रेस करना। पांच बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे। बेटा मेरे पास कल रिपोर्ट आ जाएगी, मैं सबका देख लूंगी। ठीक है, अभी भी 3 बच्चे नहीं उठा रहे। गर्व गलत था क्या? तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, और क्यों गलत था? एक पेपर में अच्छा कर देते, दूसरे पेपर में चीजें हो जाती हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे ना, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैं सच बता रही हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी फिर। वी हैव टेकन 2 इलेक्ट्रोड विद पोटेंशियल, आपको दिया हुआ है ये दोनों। ठीक है, रविंदर ये क्यों रोंग हुआ? मैम mg लिख दिया था, Mg+2 या Mg? अकेला mg। हाँ ठीक तो है, Mg है इसका आंसर। यस मैम mg है। देखो कुछ और किया होगा। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो मैम देखो, मैंने mg2 लिख दिया था। अच्छा देखो मैं इसमें थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सबको याद है ना, याद रख लो। ठीक है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मैं तो देखो हमेशा ऊपर वाला देखती हूँ, फिर उसका उल्टा कर देती हूँ। देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका, तो ये खुद को तो रिड्यूस करेगा। अपने को बताना रिड्यूसिंग एजेंट, तो Mg+2 में होगा। देखो खुद को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, तुम खुद सोचो। Mg ही ऑक्सीडाइज करेगा ना खुद को, Mg+2 रिड्यूस करेगा, हाँ या ना? बताओ मेरे को ये वाली चीज तुम सारे। Mg ही ऑक्सीडाइज करेगा ना खुद को, तो Mg आएगा आंसर रविंदर। ठीक है, Mg+2 नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे पहले प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुके हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, जल्दी मत करो, मत करो, जल्दी में चीजें खराब होती हैं बेटा।
इनमें से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा? अब किसी ने जल्दबाजी में पक्का मैग्नीज लगा दिया होगा, ध्यान रखना। ओस्मियम, यही किया था क्या फिर? यस मैंगनीज कर दिया। मैम, मैग्नीज देखते ही लगा दिया था। हाँ, तुम लोग ना मैम लेकिन ओस्मियम पता भी है ना, ठीक है, मैग्नीज की अपने सीरीज में सबसे ज्यादा होती है। तो अगर लेकिन डी ब्लॉक में बात करूं तो मैं रुदेनियम और ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है +8 तक जाती है। एनसीईआरटी में नहीं है ये चीज मेंशन, ये अपन ने अलग से लिखी थी, ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्ट है। चलो कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन आओ। कंसिडर टू रिएक्शन हैव सेम, ये किसी पेपर में था। कंसिडर टू रिएक्शन हैविंग सेम आरएनएस फैक्टर बट डिफरेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हाँ, वो कह रहे हैं कि सेम आरएनएस फैक्टर है लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिफरेंट है। मतलब ए और बी, जो ए से बी है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है और सेकंड सी टू डी ज्यादा है। तो इसका मतलब तुम क्या समझे कि ये रिएक्शन फास्ट होगी फर्स्ट वाली और ये वाली स्लो होगी, यस और नो? मतलब फर्स्ट वाले सेकंड वाले में क्या एक्टिवेशन एनर्जी बेटर ज्यादा है तो रिएक्शन स्लो है। फिर वो कह रहे हैं कि दोनों टेम्परेचर 25 डिग्री पे हो रही है। अगर टेम्परेचर दोनों ही मतलब दोनों केसेस में थोड़ा सा बढ़ा दे और इस तरीके से बढ़ा दे कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो सेम रहे, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, अगर तुम एनालिसिस करते हो अपने पेपर का तो ये ठीक होना चाहिए था, इसका मैंने डिस्कशन भी किया था मॉक टेस्ट में। सेकेंड रिएक्शन फास्टर होगी, ये बिल्कुल गलत है। रिएक्शन तो भाई साहब फर्स्ट वाली ही फास्टर होगी, राइट। फिर वो कह रहे हैं द सेकेंड रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स टेम्परेचर वेरिएशन। यस, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एक बात बताओ, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ज्यादा कौन सी वाली रिएक्शन इफेक्ट होगी? जहां पे स्लो रिएक्शन हो रही है, यस और नो? क्योंकि पहली वाली तो फास्ट है ना, तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ेगा लेकिन इतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा एज कंपेयर टू सेकेंड वाली रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाली स्लो है। तो इसमें अगर आप बेसिकली जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसमें आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला। इसलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना कि सेकेंड रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन मोर शार्पली, नहीं, सेकेंड वाली रिएक्शन ज्यादा शार्पली आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको बार बार 2 बार ये मॉक टेस्ट में आ गया और ये तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन बनाया हुआ है, जेई में भी नहीं था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको प्लीज अपने नोट्स में ही लिख लेना। जहां पे मैंने तुम लोगों को आर्हेनियस इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था वहीं पे पूरा इसको लिख लेना विद कंसेप्ट। देखो तुम लोग, देखो तुम लोग 20 बच्चों में सबकी बेटा रिपोर्ट ओपन करके नहीं देख सकते, इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता। तो तुम लोग प्लीज एनालिसिस किया करो और मेरे साथ शेयर किया करो कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन गलत हो गए। बेशक एक नोटबुक पे लिख के दे दो मेरे को कि ये गलत हुए हैं। अब तो तुम लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह भी नहीं दिखते, पता नहीं क्या आप तुम सॉल्व कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, BF3 का तो 0 होता है डायपोल मोमेंट, है ना? मुझे बता देना अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो। B का फर्स्ट आएगा, A का फोर्थ ही है और NH3 और F3 में NF3 में NH3 का ज्यादा होता है। तो NH3 का हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, A का 4 है, NH3 का हो जाएगा, C का थर्ड हो जाएगा और D का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट से सवाल था। चलो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखना एक बार। मैम डाइपोल मूवमेंट निकालते कैसे हैं? ठीक है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग की ले ली ना तुम लोगों की क्लास। देखो रविंदर, ये एक बार टॉपिक जरूर पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से आएगा ही आएगा सवाल। ठीक है, यहाँ पे देखो BF3 में क्या होता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसकी तरफ आएगी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की। यहाँ पे देखो एरो जो है उसकी तरफ आएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अब इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, देखो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, मतलब ये नॉन पोलर स्पीसीज है। ठीक है, आपको वैल्यूज नहीं याद रखनी, वैल्यूज सिर्फ आपको ये याद रख सकता है इसका 0 है और इसका कुछ होगा, आप वैल्यूज नहीं याद रख सकते हो। वाटर के केस में और अमोनिया के केस में मैंने तुम लोगों को बताया था, याद रख लेना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये वाला ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू NH3, तो इसलिए वाटर का पोलैरिटी ज्यादा है तो उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा है। ठीक है, अमोनिया और NF3 का मैंने कैसे कंपेयर कराया था तुम लोगों को, लोन पेयर में डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन उसी के साइड दिखाते हो। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देखना, और यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो रविंदर देखो NH3 में सभी जो डायपोल हैं सभी एड अप हो रहे हैं, यस और नो, सभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि NF3 में ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इन तीनों का नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना कैंसिल आउट नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि ऊपर लोन पेयर है नीचे फ्लोरीन है। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग इसका डायपोल मोमेंट रहता है, और हमें याद भी नहीं रखना कितना रहता है, बस अगर हमें कंपैरिजन करना आता है कि किसका किससे ज्यादा है तो हम सवाल को कर पाएंगे। तो अमोनिया का ज्यादा होता है NF3 से, इसलिए ये ऑप्शन आ जाएगा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही आप लगाते हो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ होगा, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखना, टेट्रापेप्टाइड है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का था। देखो इसको लिख लेना अपने नोट्स में, जहां मैंने तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा रखा है ना वहीं लिख लेना, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं अभी तक बेटा, जेई में आ सकता है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, इफ यू आर नॉट श्योर कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है, तो ज्यादा ना वो मत बना करो, छोड़ दिया करो, क्योंकि अभी तो तुम्हें लग रहा है कि चलो यार क्या ही है, अवंती के तो टेस्ट है कोई नहीं, और यही गलतियां फिर फाइनल में होंगी। तो पेपर ऐसे दो कि जेई का पेपर है, पेपर ऐसे दो कि जेई का पेपर है, अपना बेस्ट उस लेवल का दो पेपर, ये मत एक्सपेरिमेंट मत मारो। अब टेट्रापेप्टाइड है, आपको टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या है, तो पहले तुम ये बताओ, 4 अमीनो एसिड्स होंगे, बोलो क्या कहते हो, तो 4 अमीनो एसिड्स तो हैं ही हमारे पास, ग्लाइसिन, वेलिन, फिनाइल एलेनिन और एलेनिन। इनके स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तुम्हें तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि टेट्रापेप्टाइड में COH ग्रुप जो है वो एलेनिन है। ठीक है, तो हमारा जो पेप्टाइड कौन बनता है वो N टर्मिनल टू C टर्मिनल बनता है, बोलो, है ना। देखो ना, ऐसे ही करते ना, पानी निकालते हैं फिर पेप्टाइड लिंकेज बनती है, यस और नो। तो N टर्मिनल टू C, यहाँ पे N है यहाँ पे C है। तो एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि COH ग्रुप जो है वो एलेनिन पे रहेगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, एलेनिन तो सबसे पीछे ही आएगा फिर, ये समझ में आया, मतलब जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है उनकी बात कर रही हूँ। एलेनिन पे ही COOH ग्रुप है, तो एलेनिन तो पीछे ही आएगा ना। अगर जब तुम सीक्वेंस इसके लिखोगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस, तो एलेनिन तो सबसे पीछे आएगा, बिकॉज COH ग्रुप किस पे लगा हुआ उन्होंने पहले बता दिया, एलेनिन पे। तो जब तुम N टर्मिनल टू C टर्मिनल लिखते हो तो COH तो आएगा, जैसे ये आ रहा है लास्ट में, देखो जी, तो वो एलेनिन वाला होगा। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है, for this tetrapeptide a number of possible sequence with जो NH2 ग्रुप है अटैच होना चाहिए किससे, कायरल सेंटर, यानी कि जो NH2 ग्रुप ये अटैच है दैट विल अटैच टू अ कायरल सेंटर, यानी कि जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगा दैट शुड बी अ कायरल सेंटर। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बोला था जितने भी तुम्हारे अमाइनो एसिड्स हैं 20, उसमें से सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा होता है जो कायरल नहीं होता है, बताया था मैंने।
यस और नो? तो मतलब ग्लाइसिन तो सबसे पहले आ ही नहीं सकता है। सोचो मैं क्या बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि एन टर्मिनल से सी टर्मिनल, इसका तो सॉर्टेड है कि लास्ट में एलेनिन होगा, बिकॉज उसने बोल दिया कि भाई सीओएच ग्रुप एलेनिन पे है। लेकिन अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूं, वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर मान लो मैं पहले ग्लाइसिन ले लेती हूँ, तो नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो कायरल है ही नहीं। क्या कहते हो? तो जो सीक्वेंस आप बनाओगे उसमें आपको ये याद रखना है कि ग्लाइसिन पहले नंबर पे नहीं होगा और एलेनिन लास्ट नंबर पे रहेगा। अब ऐसे कितने पॉसिबल सीक्वेंस बनते हैं वो हमें यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। जितना मैंने बोला है दोबारा से उसको सुन के देखना, अगर कम समझ में आया है तो। देखो इधर, तो सबसे पीछे मैं एलेनिन लगा देती हूँ। सबसे पहले फिनाइल एलेनिन ले लेते हैं। और क्या क्या है हमारे पास? वेलिन है और ग्लाइसिन है। एक तो मैंने ये बना दिया PVGA। रुक जाना लास्ट में, अभी मैं आगे बढ़ूंगी बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम कम है। PVGA, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो PGVA। ए तो हमें पीछे ही रखना और जी पहले नहीं लाना। और क्या कर सकते हो आप? वेलिन, फिर ग्लाइसिन, फिर P, फिनाइल एलेनिन, फिर A। फिर क्या कर सकते हो? वेलिन, यहाँ पे P, फिर G और फिर A। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है मेरे पास? तो इसके अपने 4 पॉसिबल सीक्वेंस बनेंगे। एक बार चलो सुन लो फिर से, क्या है क्या नहीं। देखो, आप लोगों को ये बताया गया था, जब आप अमाइनो एसिड को कंबाइन करते हो तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जैसे इसका पेप्टाइड बॉन्ड मैं कैसे बनाऊंगी मेरे बच्चों, देखना एक बार। मान लो ये मेरे पास 2 अमाइनो एसिड्स है ना, इनको मैं कंबाइन करा रही हूँ, आर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही बनाया था मैंने, याद करो। कंफर्म करो, अब ये नहीं आता देखो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर आप जाओ पढ़ के आओ टॉपिक, यही पढ़ते हो। अब ये कैसा टाइप का है आपका? ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बना है 2 अमाइनो एसिड से मिलके बना है ना, तभी एक पेप्टाइड लिंकेज आती है। तो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल बन रहा है। एन टर्मिनल NH2 के लिए बोल रही हूँ मैं, एन टर्मिनल COH में सी टर्मिनल ये वाला है, यही बोला है मैंने। अच्छा, अब आपके ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं 4 अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे, यानी कि 3 पेप्टाइड लिंकेज होंगी। मैं 2 का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। फिर वो कह रहे हैं जो COH ग्रुप है वो एलेनिन पे आएगा, इसका मतलब एलेनिन सबसे बाद में आएगा ना, लास्ट में। ये कंफर्म करो सारे बच्चे, क्योंकि COH ग्रुप एलेनिन पे है तो एलेनिन हमारा सबसे पीछे आएगा, राइट। उसके बाद कह रहे हैं कि जो NH2 है ना, वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है दैट शुड बी अ कायरल सेंटर। तो जो कार्बन यहाँ पे लोगे वो कायरल सेंटर लेना। और तुम्हें पता है ग्लाइसिन क्या होता है? ए कायरल होता है, तो तुम ये नहीं ले सकते हो। तो तुम सबसे पहले ग्लाइसिन नहीं ले सकते हो, इसलिए तुम नोटिस करो कि मैंने कहीं भी ग्लाइसिन नहीं लिखा है पहले, देख रहे हो? तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। अब भी नहीं आया तो यार एक बार रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लेना। What are X and Y in the following reaction? पहला आपका रीमर टीमन रिएक्शन, जहां पे आपका सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, X और Y है ना। अच्छा, पहले X लिखा हुआ है और फिर Y। अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या इन्होंने? ये कैसे लिखा हुआ है इन्होंने? YX ऐसा था क्या पेपर में? मुझे एक बार कंफर्म। XY था। XY ओके, XY था ना, ठीक है, XY था, देन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पीरबक, चलो तुम्हारा ही पूछा हुआ सवाल आ गया। CH3 सबसे पहले SN2 रिएक्शन होगी, CH3CN बनेगा, हाइड्रोलिसिस कराने पे एसिड बनेगा, और P2O5 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें क्या करना है, अपन ने किया था ना, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। मॉलिक्यूल ले लो, क्या हुआ? पानी निकालेंगे। हाँ, 2 एसिड के मॉलिक्यूल को लेके पानी निकाल देना।
ठीक है, क्या कह रहे हो पीर बख्श? अच्छा, ये तुमने कल पूछ रखा था क्या क्वेश्चन पीर बख्श? मेरे को लगा परसों पूछा था तुमने। टेस्ट कब था तुम लोगों को? कल था ना? यस मैम, कल ही था। अच्छा, मेरे को लगा पेपर तो लीक नहीं हो गया, पीर बख्श को क्वेश्चन पता चल गया। मेरे को लगा तुमने परसों पूछा था। खैर, इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा? देख लो यार, Cu+2D9 है, यही कलर्ड होगा, बाकी सब कलरलेस होंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा एरोमेटिक होगा? तो अपना ये एंटी एरोमेटिक है, ये अपना जीओसी में कर रहे थे ना तुम लोग, ये भी एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक, 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 एंटी एरोमेटिक, क्या आएगा? ये किसी का गलत हुआ है क्या? बस तुम मेरी करवाई हुई चीजें पढ़ लो यार, वो भी बना देगा केमिस्ट्री में नंबर, लेकिन गलत मत। जो पढ़ा, देखो यार, दुख मेरे को तब होता है जब पढ़ाई हुई चीज तुम गलत कराते हो। जब कोई नया क्वेश्चन ये तुम गलत कराते हैं ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे भी पता है मैंने क्लास में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन इस टाइप का नहीं किया था, राइट? तो इसमें तुम फंस सकते थे, मेरे को उस चीज का दुख नहीं है, इसको तुम छोड़ आते। अगर मान लो थोड़ा सा तुमने तुक्का भी मार के आए तो वो गलती है, नहीं मारना था अगर तुक्का मारा है तो। लेकिन जो करा दिया ना, उसको गलत मत करके आओ प्लीज, वो ज्यादा मेरे को दिक्कत देता है, वो गलत मत करो। ये कितना प्यारा क्वेश्चन था यार, है ना? देखो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स है ना, ध्यान से देखो, ABCD मोनोडेंटेट लिगेंड है। कितने बनते हैं भाई इसमें? डायरेक्ट ध्यान रखो, पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, 3 बनते हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होता है ना। क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो बनते ही नहीं है ज्योमेट्रिकल, यस और नो? यहाँ पे क्या होगा? Y इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बेटा, जो ये प्लेटिनम वाला कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पॉसिबल है आपके स्क्वायर प्लानर में, और स्क्वायर प्लानर में मैंने क्या बोला था तुम्हें? प्लेन पास हो जाता है, सारे कटते हुए जाएंगे, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यानी कि Y तो हमारे पास क्या है बच्चों? 0 है, और X क्या है? 3 है। तो X+Y क्या हो जाएगा? 3+0 3। मैम, अच्छा, पूरा पढ़ लो क्वेश्चन को, देन मार्क करो, ठीक है? ऑल राइट, इसमें से जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा है आज के पेपर में, वो ये है, ये वाला। ऐसा क्वेश्चन अभी तक जेई में नहीं आया है, इसको लिख लिया क्या सबने? लिख लेना क्लास के बाद। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे भी, जब मैं सोल्व कर रही थी तब अच्छा लगा क्वेश्चन ये, राइट? तो इसको प्लीज कर लेना, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता दूंगी, नहीं तो एक बार रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख लेना। देखो, इसमें क्या है? इफ ईच हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है, पहली बात है वो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब N1 तो 1 ही है ना ग्राउंड स्टेट के लिए। तो वो कह रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को एक्साइट किया गया। वो एक्साइट क्या होंगे, कब होंगे? जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, यस और नो? और उन्होंने जो एनर्जी अब्सॉर्ब की ये वाली की है, तो वो कह रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? फॉर्मूला हमें स्पेक्ट्रल लाइंस का पता है, मुझे N1 पता चल गया, किसी तरह मुझे N2 पता चल जाए तो मैं आंसर निकाल लूंगी। पहले तो मुझे ये बताओ, जो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनकी वैल्यूज फिक्स होती है ना? यस और नो? बताया था मैंने, इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स होती हैं।
तुम लोगों को याद है फर्स्ट वाले लेवल की क्या होती है एनर्जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले की क्या होती है, या मैं ऐसे लिख लेती हूँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी वाली -3.4, तीसरी वाली -1.51 और फोर्थ वाली -0.85। ये कुछ याद रखो लेवल। ये कहाँ से निकाले मैंने, इसी फॉर्मूले से निकाले हैं। जब Z तुम्हारा 1 होगा हाइड्रोजन के लिए, तो तुम जैसे जैसे 1 2 3 पुट करोगे आती जाएगी वैल्यू। ठीक है, एक बात बताओ, अगर तुम्हें फर्स्ट से सेकेंड लेवल पे जाना है तो तुम्हें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, निकाल लो। 10.2, यस और नो? तो जब तुम्हें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, तभी वो सेकेंड लेवल पे जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। यस और नो बोलो। और जब वो फर्स्ट से थर्ड लेवल पे जाएगा तो कितने की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, निकालना एक बार, यही आएगी वैल्यू। यस मैम। निकालो निकालो, -13.6, डिफरेंस निकालो ना, E3 माइनस E1 कितनी आ रही है आपका, 12.0। 12.0। तो मतलब जब वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब जाएगा वो इस लेवल पे। जब तुम निकाल के देखोगे ना तो ये तो आएगी नहीं वैल्यू, ना ये आएगी, सिर्फ ये वाली आएगी, यानी कि यही तुम्हारी क्या है, काम की वैल्यू है, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, कोई अंट शंट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि यही काम की एनर्जी। तो यानी कि जो हमारा N2 है वो क्या है फिर, बताओ, 3 है। समझे? फिर से सुन लो, 8.4, 15.0 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी तुम निकालोगे नहीं आएगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब में, राइट? 12.09 आएगा। और उसमें कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फर्स्ट से थर्ड लेवल पे। तो N2 क्या है आपका, 3 है। और अगर N2 3 है तो मैंने आप लोगों को एमिशन लाइन का फॉर्मूला लिखवाया था, जब ग्राउंड स्टेट के लिए होता है N × N-2, तो 3 कितना आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन जेई में नहीं आया है, इसको तुम लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? ठीक है, तो हमारे जो काम वाली जो वैल्यू थी वो क्या थी, 12.09 थी। तो सॉरी, तो इसको इस तरीके से करना था। ठीक है, तो ये कुछ मैंने 23 क्वेश्चन करवाए हैं, 22-23 क्वेश्चन। एक दो जो और थे वो मैंने नहीं करवाए हैं आप लोगों को, बिकॉज दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन थर्मो और उसका आयनिक का, जो आप लोगों को अगेन वही कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा उसके लिए। बट आप मुझसे पूछ सकते हो अलग से, मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो ये कुछ 23 क्वेश्चन थे, 22-23 क्वेश्चन। इनमें जो भी आप लोगों के गलत हुए हैं बच्चों, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे ख्याल से अब 18 बच्चे यहाँ पे बैठे हो, इतना तो समझ ही गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई पता चलता है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, तो उसको लिखने से नहीं काम चलेगा। आप लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको लिखने के बाद आप अपना वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो या नहीं करवा रहे हो, चाहे आपका कितना बेसिक क्वेश्चन गलत हो, चाहे कैसा लेवल का गलत हुआ हो, क्या आप उसको पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मान लो लेट से तुम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है, ये वाला, तो इसके लिए इसका मतलब है आपको एक बार वीबीटी पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर देखोगे। मैंने फिर बोला था नई गलतियां कर दो, पुरानी गलतियों को मत दोहराओ। ये वाला क्वेश्चन है ना, एक कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुके हैं तुम्हारे पेपर में। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट बार ही हो रहा है बेटा, इसके बाद नहीं होगा। इसके बाद सीधा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्लासेस लगेंगे तुम लोगों की। अब बस ये 11 जनवरी के बाद वो टीचर की मर्जी है कि वो अपनी साइड से कुछ क्लासेस लगा ले तो लगा ले, बट 11 जनवरी के बाद नहीं, ये चीजें दोबारा थोड़ी ना पढ़ाऊंगी मैं, रिएजेंट वगैरह, नेम रिएक्शन वगैरह पढ़ा दी जो पढ़ानी थी।